तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के। अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस तरीके का है कि सर्टेन मेटल आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर, है ना। कुछ आपके कुछ सर्टेन निश्चित आपके मेटल हैं, सर्टेन कुछ मेटल हैं जो कि वायर के फॉर्म में आपके अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ थिन लिप्स का मतलब पतली पत्तियों के रूप में भी अवेलेबल है। नेम द प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब दीज टेंडेंसी। ये जो आपका मेटल है जो कि अवेलेबल है किस फॉर्म में, वायर के फॉर्म में और थिन लिप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, ये मेटल की किस प्रॉपर्टी की वजह से होती है। तो आपका हम जानते हैं कि जो मेटल होता है, मेटल डक्टाइल नेचर का होता है। किस नेचर का? मेटल के पास कैसे पाया जाता, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिबिलिटी होती है। डक्टिबिलिटी क्या होती है? तो डक्टिबिलिटी अगर बात करोगे, अगर आप डक्टिबिलिटी की बात करते हो, है ना, अगर आप डक्टिबिलिटी की बात करते हो, डक्टिलिटी, है ना, अगर आप डक्टिलिटी की बात करते हो तो मेटल के पास में डक्टिबिलिटी पाई जाती है। डक्टिबिलिटी मेटल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण से मेटल को हम लोग वायर के रूप में ड्रा कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से मेटल का वायर बनाया जा सकता है, मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिबिलिटी, है ना। तो वायर आपका मेटल मेटल जो है वायर के फॉर्म में है इस वजह से, क्योंकि मेटल के अंदर क्या पाई जाती है? डक्टिलिटी पाई जाती है। और अगर आप बात करोगे, थिन लिप्स पतली सी पत्ती, पतली पत्तियों के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब थिन सीट, थिन लिप्स का मतलब थिन सीट, पतले से सीट के फॉर्म में, थिन सीट के फॉर्म में मेटल जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इस कारण से, क्योंकि मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज मेलिएबिलिटी। दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? किसी मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से मेटल को पीटने पर, हैमरिंग करने पे वह छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक नहीं होते हैं, बल्कि क्या हो जाते हैं? फ्लैट हो जाते हैं। छोटे छोटे पीसेज में ना ब्रेक होकर के, अगर कोई मेटल आपका है, मेटल की ब्लॉक है, इसको आप हैमरिंग करोगे, हथौड़े से पीटोगे, तो ये आपका जो मेटल होगा वो फ्लैट होता चला जाएगा, है ना। क्या होता जाएगा? फ्लैट होता जाएगा। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से मेटल को पीटने पे वह छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है आपका? बल्कि क्या हो जाता है? वो फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होकर के थिन शीट के रूप में ढल जाता है। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से थिन लिप्स के रूप में मेटल अवेलेबल होता है, दैट इज मेलिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन है आपका, टू एलिमेंट ए एंड बी आर हैमर्ड। एलिमेंट ए ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज वेयर एच बी चेंज इनटू थिक प्लेट या शीट, विच ऑफ देम इज मेटल, विच ऑफ देम इज नॉन मेटल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। दो एलिमेंट है भाई, ए एंड बी। ए को पीटने पे जो ए है वो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाता है, और बी ऐसा आपका, बी जो है वह उसको पीटने पे उसका थोड़ा सा थिक सीट, मोटा सा जो है आपका, क्या है? थिक सीट, मोटे से चद्दर के रूप में। मतलब क्या होता है, अगर हम बी एलिमेंट को पीट दें, हैमरिंग कर दें, तो एक छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक नहीं होता, बल्कि इसका मोटा सा आपका सीट बन जाता है। तो आ, ऐसी कौन सी मेटल, एक आपका ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से मेटल को पीटने पे वह छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक नहीं होता, बल्कि थिक सीट के रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और मेलिएबिलिटी किसके अंदर पाई जाती है भाई? मेलिएबिलिटी पाई जाती है आपकी मेटल के अंदर। किसके अंदर? मेटल के अंदर पाई जाती है ना, मेटल के अंदर पाई जाती है। मेलिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपका कहाँ पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। अब बात कर रहे हो कि आप कि एलिमेंट जो ए है इसको हैमरिंग करने पे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, और इसका मतलब हुआ कि जो एलिमेंट ए है इसके पास में क्या है? इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब किसी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से एलिमेंट को पीटने पे
हैमरिंग करने पे वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस। और ब्रिटलनेस किसके अंदर पाया जाता है? नॉन मेटल के अंदर। नॉन मेटल के अंदर। इसका मतलब ए क्या है आपका? ए आपका नॉन मेटल है, और बी क्या है आपका? मेटल है। यू आर गिवन सैंपल ऑफ फ्यू मेटल, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द कलर? आपके पास में कुछ सैंपल दिए गए हैं कुछ मेटल के, है ना? कुछ मेटल के सैंपल दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है उनको उनकी कलर के बेसिस पे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखो अगर मेटल आपका, देखो अगर मान लो कोई जो मेटल आपका सैंपल दिया गया है उस पे कुछ आपका मटेरियल जमा अगर है, तो उसे हम सैंड पेपर के हेल्प से क्या करेंगे? क्लीन कर लेंगे उस मेटल के सरफेस को। और फिर हम देखेंगे कलर से, कलर देखेंगे कि कौन सा कलर है ना? तो अगर आपका मैग्नीशियम मेटल होगा तो उसका जो सरफेस, जो उसका मतलब कलर होगा वह सिल्वरी व्हाइट कलर का होगा। एल्युमिनियम होगा तो सिल्वरी कलर का होगा, चांदी जैसा इसका कलर होगा। और अगर आपका जिंक होगा तो ब्लूइश व्हाइट होगा, हल्का सा ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होगा। गोल्ड अगर होगा तो येलोइश येलो कलर का होगा। और कॉपर होगा तो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। आयरन होगा ग्रेइश ब्लैक कलर का होगा। और अगर लेड होगा तो डार्क ग्रेइश होगा। ये आप क्या कर सकते हो? ये चार्ट जो है आपका, दिस इज चार्ट, है ना? यहाँ पे आपका दिया गया है चार्ट, और इस जो भी सैंपल होगा उस सैंपल, जो उस सैंपल में जो आपका मेटल है उसके कलर को हम लोग इस चार्ट से मैच करवाएंगे। जिससे मैच करेगा हम बता देंगे कि भाई हमारा वो मेटल है। अगर मैग्नीशियम होगा तो सिल्वरी व्हाइट कलर, एल्युमिनियम होगा तो सिल्वरी कलर, जिंक अगर होगा तो ब्लूइश येलो कलर, ब्लूइश व्हाइट कलर। और अगर आपका गोल्ड होगा तो गोल्डन येलो, येलो कलर का होगा। और अगर कॉपर होगा तो रेडिश ब्राउन कलर का, आयरन होगा तो ग्रेस ब्लैक ब्लैक कलर का होगा, और अगर लेड होगा तो डार्क ग्रेस कलर का होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर, स्विच, हाउ वुड यू सी देम टू डिस्टिंग बिटवीन द सैंपल ऑफ मेटल और नॉन मेटल? आपके पास में एक हथौड़ा दिया गया है, बैटरी दिया गया है, बल्ब दिया गया है, वायर दिया गया है, स्विच दिया गया है। तो आप कैसे पता करोगे कि आपका जो दिया गया जो एलिमेंट है वह मेटल है कि नॉन मेटल है? तो ये तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, है ना? ऑलरेडी हम इस इन सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे एक बार आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वहां पे हमने देख चुका था। हमने क्या किया था कि एक बैटरी लिया था भाई, बैटरी में दो पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल। तो बैटरी को हम लोग एक एक्सटर्नल वायर के हेल्प से क्या करते थे? जोड़ लेते हैं, है ना? और यहाँ पे आपका जो क्या होता है आपका, देखो पहले नंबर जो आपका सैंपल दिया गया होगा, जो एलिमेंट दिया होगा उसे हम हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करने पे अगर वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है तो आपका नॉन मेटल होगा। अगर नहीं ऐसा होता है, उसे पीटने पे वह छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, एक थिन शीट के रूप में चेंज हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो दिया गया सैंपल होगा वो क्या होगा? आपका मेटल होगा। दूसरा तरीका है कि हम जो भी आपको सैंपल दिया गया होगा उस सैंपल को हम लोग एक्सटर्नल बैटरी के हेल्प से जोड़ देंगे, है ना? एक्सटर्नल एक्सटर्नल वायर की हेल्प से बैटरी से जोड़ देंगे, और यहाँ पे यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्या? एक बल्ब लगा देंगे, और यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, है ना? तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो आपका करंट बैटरी से फ्लो होना स्टार्ट होगा। अगर आपका एक बल्ब जल गया, अगर बल्ब ग्लो किया, ये आपका क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज सैंपल। जो आपको सैंपल दिया गया है जिसकी जांच करना है, उसको हम सैंपल को इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू जोड़ देंगे बैटरी से, और स्विच ऑन करेंगे। तो अगर बल्ब जला, इसका मतलब हुआ कि आपका सर्किट कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट का मतलब हुआ कि इस सैंपल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तभी सर्किट कंप्लीट हो रही है। और अगर बल्ब जला, बल्ब ग्लो हुआ, तो आपका क्या सैंपल क्या होगा? आपका मेटल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका नॉन मेटल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना? अगर अगला क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन नंबर 5, a substance is placed in water, it react vigorously with flashes of fire. The resulting solution turn red litmus to blue.
एक सबस्टांस आपको दिया गया है, उस सबस्टांस को जब हम लोग वाटर में रखते हैं, है ना, एक सबस्टांस दिया गया है, इस सबस्टांस को जब हम लोग वाटर में रखते हैं तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हुए क्या करता है, विथ फ्लैशेज ऑफ फायर, आग पकड़ लेता है, लपटे हो जाते हैं, आग की लपटे क्रिएट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन और रिएक्शन के बाद में जो सोल्यूशन बनता है, वह सोल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू कलर में चेंज कर देता है। आपको बताना इज दी सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। देखो एक आपका सबस्टांस था ना, उस सबस्टांस जो था वो वाटर के साथ में जैसे रखा गया, बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ और आग पकड़ लिया। तो ऐसा कौन सा आपका मैटर है, कौन सा आपका मेटल या नॉन मेटल है जो वाटर के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से रिएक्शन करने लगता है, दैट इज सोडियम, है ना, और आग पकड़ लेता है। तो आपका इस सोडियम मेटल होगा, मेटल जो है वो आपका सोडियम होगा। और जब ये वाटर में डिजोल्व वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होगी। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन होगा ये बेसिक नेचर का होगा, है ना। यहाँ पे ये जो आपका सोडियम होगा वह वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा, आपका बेस की तरह वर्क करेगा, है ना। कि किसकी तरह वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क करेगा। तो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, आपका बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि तभी तो अगर बेसिक नहीं सोल्यूशन होगा तो रेड रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में चेंज कर दे रहा है कोई सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। बेसिक इसलिए वजह से है क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, है ना। इज दी सबस्टांस ए मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल होगा। और नेम दी सबस्टांस, उस सबस्टांस का मेटल नाम क्या है, सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। अगला क्वेश्चन है आपका, एन एन एलिमेंट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड का मतलब आपका इधर, है ना, एक एलिमेंट रखा गया है, इधर रखा गया है आपका, ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका मिडल पार्ट है ना, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट रखा गया पीरियोडिक टेबल में जो कि क्या करता है, रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब तत्काल से तुरंत रिएक्शन कर लेता है विथ एयर एंड वाटर, एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ में और एयर के साथ में दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। नेम द एलिमेंट एंड वायर इट, राइट द सिंबल। तो कौन सा एलिमेंट है, तो आपका एलिमेंट सोडियम होता है जो कि वाटर के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है और एयर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और स्पॉन तुरंत रिएक्शन कर लेता है, दैट इज सोडियम। राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड क्या होगा, आपका सोडियम ऑक्साइड। अगर इसका ऑक्साइड, इस एलिमेंट का ऑक्साइड, मतलब जब एलिमेंट आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। तो इसका जो आप पूछ रहा फार्मूला, इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो ये आपका फार्मूला है, इस एलिमेंट के ऑक्साइड का फार्मूला सोडियम ऑक्साइड है। इट ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक। तो चूंकि ये आपका एलिमेंट जो है मेटल है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वह किस नेचर का होता है, मेटल का ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व होकर के क्या होता है आपका क्योंकि मेटल का ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने पे क्या होता है, आपका बेस बना लेता है। क्या बना लेता है, बेस। यहाँ पे कौन सा बेस बनेगा, जब सोडियम ऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा वाटर साथ में तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है। नेम दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर। कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा जब आपका ये एलिमेंट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, एलिमेंट आपका सोडियम है, वाटर साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। An element M burn in oxygen to form an electrovalent compound MO। एक आपका एलिमेंट M है ना, एक आपका एलिमेंट क्या है, M है, जो कि बर्न करता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ में जब बर्न करता है तो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एमओ बना लेता है। एक कंपाउंड बनाएगा जब आपका ये मेटल या एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एक कंपाउंड बनेगा जिसका फार्मूला होगा एमओ। यानी ये जो मेटल है आपका ये डाई वैलेंट है। डाई वैलेंट इसलिए है क्योंकि जब ये आपका रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो जो कंपाउंड बना रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड,
इसके कंपाउंड्स के फार्मूले से पता चल रहा है कि इसकी जो वैलेंसी है 2 है, क्योंकि अगर इसकी, देखो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो मेटल पे भी आपका क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ये डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट, डाइवेलेंट का मतलब आपका चाहे बेरिलियम हो सकता है, चाहे मैग्नीशियम, चाहे कैल्शियम, ये आपका जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है ये हो सकते हैं, है ना। फिर कह रहा है दिस एलिमेंट इज मेड टू कंबाइन विथ क्लोरीन एंड सल्फर, सॉरी, व्हाट कंपाउंड डू यू एक्सेप्ट एक्सपेक्ट इफ दिस एलिमेंट इज मेड टू कंबाइन विथ क्लोरीन एंड सल्फर। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आपका एलिमेंट एम है, अगर इसको ए कंबाइन करे विथ क्लोरीन, या ये एलिमेंट हम कंबाइन करवाएं सल्फर के साथ में, तो क्या आपका कौन सा कंपाउंड आपका बनेगा। तो इसकी चूंकि वैलेंसी कितनी है 2 और इसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, इसका मैग्नीज, अगर ये एलिमेंट आपको कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनाता है, तो जो फार्मूला बनेगा कंपाउंड का वो क्या होगा, MCl2, है ना। और एक कंपाउंड अगर देखोगे तो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा आपका तो क्या बनेगा, M2S2, है ना, M2S2। तो अगर मैं दो से कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, MS बनेगा, क्या बनेगा, MS। अगला क्वेश्चन आपका, ए येलो ब्रिटल एलिमेंट ऑन बर्निंग प्रोड्यूस ए सफोकेटिंग गैस। एक आपका कोई एलिमेंट है भाई जो ब्रिटल है, ब्रिटल नेचर का, ब्रिटल नेचर का मतलब इसे हैम्बरिंग करने पे, इस एलिमेंट को हैम्बरिंग करने पे ये छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाता है। और ये किस कलर का है, येलो कलर का है। अब इस एलिमेंट को जब जलाया जाता है तो एक सफोकेटिंग गैस आपका प्रोड्यूस होता है। द सोल्यूशन ऑफ गैस, ये जो गैस होता है जो प्रोड्यूस होता है बर्निंग के दौरान, इस गैस को जब वाटर के साथ में ये वाटर में डिजोल्व होता है तो एक सोल्यूशन बना लेता है। और ये जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। आंसर दी फॉलोइंग। भाई वो कौन सा मेटल है जो येलो कलर का होता है और आपका ब्रिटल नेचर का होता है, और जब इसे जलाया जाता है तो एक सफोकेटिंग गैस आपका रिलीज होता है। तो अब ये सल्फर है, क्या है, सल्फर। कैसे, क्योंकि जो सल्फर है वो पहली नंबर तो सॉल्यूशन में पाया जाता है, इसे हमें आप हैम्बरिंग करोगे तो ये छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ब्रिटिल नेचर का है। ब्रिटिल नेचर का मतलब पीटने पे, हैम्बरिंग करने पे छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाएगा। और इसे जब जलाओगे तो एक आपकी गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो सफोकेटिंग नेचर का होता है, सफोकेटिंग नेचर का होता है, दम घुटने वाली गैस यहाँ पे बनता है सल्फर के जलने पे। और ये जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वाटर के साथ कंबाइन करता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो बनाता है H2SO3, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, किस नेचर का, और एसिडिक। यानी जो जब इस सल्फर डाइऑक्साइड का आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा। और इस सोल्यूशन में अगर आप क्या डिप करोगे, ब्लू लिटमस पेपर अगर आप डिप करोगे तो चूंकि एसिडिक है सोल्यूशन, तो एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड कलर में, है ना। यानी जो आपका लिटमस पेपर होगा वो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। इज दिस सोल्यूशन गैस ऑफ गैस इन वाटर इज एसिडिक और बेसिक, तो एसिडिक। इज येलो सबस्टांस इज मेटल और नॉन मेटल, तो नॉन मेटल, क्योंकि भाई सल्फर तो नॉन मेटल है। नेम द गैस, गैस का नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और येलो ब्रिटल एलिमेंट, और जो आपका एलिमेंट है वो कौन सा है भाई, सल्फर। टू विच ग्रुप एलिमेंट बिलोंग, तो सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो सल्फर जो है वह ग्रुप नंबर 16, 16 से बिलोंग करता है। इसका जो ग्रुप नंबर है सल्फर का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वह है 16, 16वें ग्रुप में रखा गया आपका सल्फर। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ए मेटल इज ऑलवेज केप्ट अंडर केरोसिन। एक मेटल है जो कि ऑलवेज कहाँ पे रखा जाता है, आपका केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेम दी मेटल, उस मेटल का नाम बताइए। तो कौन सा मेटल है जिसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, दैट इज सोडियम, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए रिएक्ट ना कर ले एयर के साथ में और मॉइस्चर के साथ में, इसीलिए मैंने केरोसिन ऑयल में रखते हैं। राइट दी फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड,
इसके ऑक्साइड का फार्मूला लिखिए। तो ये जो आपका एलिमेंट है, मेटल है, दैट इज सोडियम, इसका ऑक्साइड जब बनेगा तो इसका जो फार्मूला होगा सोडियम ऑक्साइड। इज दिस सोल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक। इसका जो सोल्यूशन होगा, इस ऑक्साइड का जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का मतलब इसे हम वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड और बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, इसीलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। अगला है आपका जिंक एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर एज कॉपर एंड सिल्वर डू नॉट, व्हाट इज द काज ऑफ इट। जिंक और मैग्नीशियम जो होते हैं वह डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपका जो कॉपर होता है और सिल्वर होता है वह आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करवा पाता है फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इसलिए क्योंकि जो जिंक और मैग्नीशियम है यह ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो इन दी रिएक्टिविटी सीरीज द पोजीशन ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम आर अबव द हाइड्रोजन, so these metal will react with dilute acid and produce hydrogen gas, है ना। और जबकि आपका कॉपर और सिल्वर देखोगे तो इनका जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वह क्या है, बिलो, बिलो द पीरियोडिक टेबल, बिलो द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे है। और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है वह डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करवा पाते हैं, है ना। अगला एक क्वेश्चन आपका, Zinc oxides react with both acid and alkali. Sodium oxide react with only acid to form corresponding salt. Phosphorus pentoxide react with only base to form the corresponding salt. How do you classify these oxide? अच्छा, जिंक जो होता है, जिंक का जो ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड, वह रिएक्ट कर लेता है एसिड के भी साथ में, रिएक्ट कर लेता है बेस के साथ में भी। इसका मतलब अगर कोई आपका ऑक्साइड एसिड के भी साथ रिएक्ट कर ले रहा है और बेस के भी साथ रिएक्ट कर ले रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब इस ऑक्साइड का जो नेचर है, एम्फोटेरिक का मतलब वह इस ऑक्साइड का जो नेचर है वह एसिडिक भी है और बेसिक भी है, दोनों इसका करेक्टर इसके पास है। ये एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है। अच्छा, सोडियम जो ऑक्साइड है वह केवल और केवल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो खुद क्या होगा, आपका बेस, है ना। यानी ये जो आपका सोडियम ऑक्साइड होगा बेसिक नेचर का होगा। और वहीं पे अगर फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 अगर देखोगे, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, तो ये जो आपका ऑक्साइड है ये केवल और केवल ओनली बेस के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। बेस के साथ में, अगर बेस के साथ में रिएक्शन रिएक्शन कर रहा है तो खुद क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी ये जो ऑक्साइड है वह किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है ना। फिर अगला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ईच केस। प्रत्येक केस में आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसे आप लिखना है आपको। तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ईच केस, लिखने की आवश्यकता क्या है, हम ऐसे लिखने तो हम बहुत सारे कुछ, जिंक ऑक्साइड का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, HCl के साथ में रिएक्शन ZnCl2 प्लस H2O। अब इसी तरीके से यहाँ पे जब जिंक ऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस आपका H2O बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सोडियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ में, सॉरी एसिड, एसिड मान लो आपका क्या है, HCl है, तो बनाएगा NaCl प्लस H2O, बैलेंस करना आपका काम है। और इसी तरीके से फास्फोरस पेंटोक्साइड को अगर आप रिएक्ट करवाओगे किसी बेस के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो बनाएगा सोडियम फास्फेट प्लस आपका H2O बाहर हो जाएगा, इस तरीके से। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है भाई,
वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। देखो, एक एलिमेंट है, अब मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट जो आपका है, यह एलिमेंट जो है जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो एक कंपाउंड बनाता है। ऑक्साइड कोई बनाएगा आपका, ये जो आपका कंपाउंड है ऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है ना। और ये है, जो इसका ऑक्साइड है वाटर में डिजोल्व भी हो जाता है, वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो आपका एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम अगर रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ में तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। A solution of ferrous sulfate is to be stored. Which metal should be used to make the container for this? Give the suitable explanation for your choice. मुझे करना क्या है भाई, मुझे फेरस सल्फेट को स्टोर करना है किसी कंटेनर में। अब इस फेरस सल्फेट के सोल्यूशन को जिस कंटेनर में हम रखेंगे वो कंटेनर आपका किस मेटल का बना होना चाहिए। देखो, मु- इसलिए मैं ऐसा मेटल चूज करूंगा जो कि आयरन से कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव आपका एक कंटेनर है, कंटेनर जो है ऐसे मेटल का अगर मान लो बना हुआ है जो कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपका इस कंटेनर के वाल में जो आपका एटम प्रेजेंट होगा मेटल का, यह सोल्यूशन में आएगा। और सोल्यूशन में आकर के क्या करेगा, इस आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। इस आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल तब। लेकिन अगर ये मान लो कम रिएक्टिव हुआ, एक कंटेनर जिस मेटल का बना हुआ है यह कम रिएक्टिव है इन कम्पेयर टू आयरन, तो ये जिसका जो एटम होगा ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, किसको, इस आयरन को। और आयरन को अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो जैसे आपका फेरस सल्फेट था वैसा ही बना रहेगा। तो हम ऐसे वी चूज दोज मेटल विच रिएक्टिविटी इज लेस देन आयरन, बिकॉज in this case metal will not displace the iron and ferrous sulfate solution remains फिक्स। ये जो फेरस सल्फेट होगा वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फेरस सल्फेट जैसा था वैसा ही बना रहेगा। अगर आप मेटल ऐसा चूज करते हो, कंटेनर ऐसे मेटल का चूज करते हो जो कि कम रिएक्टिव है, जैसे मान लो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। कॉपर सिल्वर के हम लोग कंटेनर में फेरस सल्फेट को स्टोर कर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके कॉपर सिल्वर मेटल है ये कम रिएक्टिव है इन कम्पेयर टू आयरन। अगला है आपका, वुड इट बी राइट टू स्टोर ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन कॉपर वेजल? क्या सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को हम लोग अगर कॉपर वेजल में स्टोर कर सकते हैं क्या? तो कॉपर जो है आपका, आपको पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव, किसके कंपेयर में, सिल्वर के कंपेयर में। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो कॉपर का पोजीशन ऊपर है, सिल्वर का पोजीशन नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी कॉपर जो है आपका मोर रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिव है तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा तो सिल्वर नाइट आपका सिल्वर अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग कॉपर की वेजल में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। आपका यहाँ पे ए सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इन लेड वेजल। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को क्या हम लेड के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि लेड जो है वह क्या है, कम रिएक्टिव है इन कंपेयर टू जिंक। तो जिंक, लेड जो है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो तो कम रिएक्टिव है इन कंपेयर टू जिंक। तो चूंकि लेड जो है वो कम रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे जो लेड होगा वह जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा फ्रॉम सोल्यूशन, है ना। अगला है जो क्वेश्चन आपका, वह इस तरीके का है कि इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अनदर फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या बोल रहा है भाई ये बोल रहा है इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट, एक रिएक्शन, रिएक्शन में आपका
एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है कहाँ से भाई, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है, उन्हीं में से आपका ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो आपका लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है, उससे बिलोंग करता है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला एलिमेंट, है ना। टेबल, हाँ टेबल अनदर फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच विल गेट ऑक्सीडाइज एंड विच विल गेट रिड्यूस। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसमें मान लो कि आपका, कि इस एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन में आपका एलिमेंट क्या है, इन्वॉल्व है। मान लो दो एलिमेंट है, किसी केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए एंड बी, और यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बना रहा है पी। तो इन दिस रिएक्शन, मान लो लेट अस कंसीडर दैट there happens chemical reaction in which there are two element involved, A and B। एक एलिमेंट जो आपका मान लो ए जो है, वह कहाँ से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड से। ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपका पीरियोडिक, ये पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से बिलोंग करता है आपका ए एलिमेंट। और जो बी एलिमेंट है, वह कहाँ से बिलोंग करता है भाई, बी वाला जो एलिमेंट है वह बिलोंग करता है राइट हैंड साइड से। कहाँ से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो अब बताइए, क्या बताना है आपको, कि कौन सा एलिमेंट जो होगा वह ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा आपका रिड्यूस होगा। तो हम जानते हैं कि जो आपके एलिमेंट राइट लेफ्ट हैंड साइड रखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके वो एलिमेंट रखे गए हैं जो कि मेटल, क्या है, मेटल है। अब मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। और जो आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, वो खुद क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जो ऐसा करता है उसे क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब हुआ कि आपका जो राइट हैंड साइड होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट रखा है, वो आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ऑक्सीडाइज कौन होगा, राइट हैंड साइड वाला। विच गेट ऑक्सीडाइज, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और, ओहो, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, या आपका ये नहीं पूछ रहा ना कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन नहीं है। देखो, जो एलिमेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड रखा होगा वो मेटल होगा। और मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, यानी खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कैसा हो जाते, क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। और जो आपके राइट हैंड साइड एलिमेंट रखे गए हैं, वो खुद क्या हो जाते हैं, आपके रिड्यूस हो जाते हैं। यानी ऑक्सीडाइज कौन होगा भाई, तो ऑक्सीडाइज होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट। और राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट जो है वो क्या होगा आपका, राइट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट है, वह क्या होने वाला है, वह खुद होगा रिड्यूस, है ना। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके मेटल रखे जाते हैं और मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल का क्या होता है, रिडक्शन। अगला है क्वेश्चन आपका, इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक, ये तो हो गया भाई, कितना बार होगा। व्हाट, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं। सिंस आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द आयंस। और देखो, आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय, आर फॉर्म्ड बाय क्या,
आयन किससे मिलके बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड आपके आयन से मिलके बने होते हैं। एंड देयर देयर क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क। और इन आयन के बीच में किस टाइप का फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच आर स्ट्रॉन्गर फोर्स, जो कि क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। इस कारण से ये चूंकि आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने, तो आयन से मिलकर बने होते हैं, और आयन के बीच में किस टाइप का फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका? हाई होता है। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस कारण से इनको अलग करने के लिए, इनको इनके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ज्यादा हीट देने का मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इसका आंसर क्या होगा एक शब्दों में? इसका आंसर होगा एक शब्दों में कि we know that any compound are formed by the ion and the force of attraction which work between the ion are ionic bond bracket में electrostatic force which are stronger force. Due to this reason any compound has high melting point. Some metal that appear in the lower part of the reactivity series occur in the element or nature form, है ना? Name two such metal. कुछ मेटल हैं जो कि कहाँ पे रखे गए हैं भाई? रिएक्टिविटी सीरीज में रखे गए हैं। कहाँ पे? लोअर पार्ट में। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपका, रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर पार्ट यानी निचले हिस्से में रखे गए हैं आपके कुछ मेटल, जो कि क्या होते हैं आपके? अकर्स इन एलिमेंट, अकर्स इन दियर एलिमेंट फॉर्म। एलिमेंट फॉर्म मतलब आपका प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। एलिमेंट फॉर्म मतलब एलिमेंट तो प्योर सबस्टांस होते हैं। तो ये जो आपके एलिमेंट है वो प्योर स्टेट में पाए जा रहे हैं। अगर प्योर स्टेट में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा आपका? बहुत कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। क्योंकि बहुत कम अगर रिएक्टिव होगा तभी वो एलिमेंट आपका मेटल रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बना पा रहा है। और ऐसा कौन सा आपका एलिमेंट होता है जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है? दैट इज आपका सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, ईटीसी। और गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस अकरेंस इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट में क्यों पाया जाता है? बिकॉज these metal are very less reactive and do not react with acid, base, moisture, carbon dioxide, etc. and do not form the compound. So अब जब कंपाउंड नहीं बनाएंगे ये एलिमेंट आपके रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ में, मॉइस्चर के साथ में, साल्ट के साथ में, तो ये फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। जब आपका एलिमेंट रिएक्ट ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, मॉइस्चर के साथ में, ईटीसी के साथ में, तो जब एलिमेंट आपका रिएक्शन नहीं करेगा इन सारे सबस्टांस से, तो आपका ये जो एलिमेंट है वह एलिमेंट के रूप में ही रह जाएगा। किस फॉर्म में रह जाएगा? एलिमेंट के रूप में ही रह जाएगा। एलिमेंट का मतलब प्योर फॉर्म में। एक एलिमेंट है भाई जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। इसका मतलब हुआ कि किसका कॉन्फ़िगरेशन है? क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287 होगा, है ना? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। सॉरी, अब क्या करना है आपको? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ इट। अब एक क्लोरीन है ना, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जो कि इस एलिमेंट मतलब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बना ले। तो कौन सा एलिमेंट है जो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके आपका बना लेता है आयनिक कंपाउंड? तो ये कोई आपका कोई ना कोई मेटल होगा। और अगर आप सोडियम ही ले लोगे
तो सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होगा। फिर आगे है, विच फॉर्म ए कोवलेंट कंपाउंड विथ इट। क्लोरीन के साथ में कौन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, दैट इज कौन सा ऐसा है आपका एलिमेंट जो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, दैट इज फास्फोरस। क्या बनाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा यहाँ पे, जब रिएक्शन होगा बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन। ये आपका इस कंपाउंड में जो आपके बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका ये जो आपका एलिमेंट है फास्फोरस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28,5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। और 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2855।